तो आज के क्लास जो हमारा होगा प्रोडक्शन का, उसमें जो टॉपिक्स है वो है आईएसओ डिजाइनेशन, है ना। कि जो वेल्डेड जॉइंट होता है, हमारा जो भी वेल्डिंग में हम लोग जो जॉइंट बनाते हैं वेल्डेड जॉइंट, तो उसका हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन के तहत, मतलब उसको डिजाइनेशन के तहत जो है उस ज्वाइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जो इंडियन स्टैंडर्ड डिजाइनेशन है, जो कि वेल्डेड ज्वाइंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उसका कोडिंग के थ्रू कुछ कोडिंग होता है। कोडिंग में जो हमारा अवेलेबल होता है वो कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ जो है लेटर्स होता है ना। तो इस दोनों का ही अपना अपना क्या है, मीनिंग है। तो इस दोनों को नंबर और लेटर को कॉम्बिनेशन से हम उसकी कोडिंग तैयार करते हैं, और ये कोडिंग ही जो है उसका वेल्डेड जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसका ये डिजाइनेशन हो गया। तो सबसे पहले इसका जो बेसिस ऑफ फॉर कोडिंग है, कि जो वेल्डेड जॉइंट है उसके लिए जो कोडिंग का बेसिस है, उसमें से सबसे पहला जो एक प्रीफिक्स लेटर देते हैं, मतलब कोई एक ABCD ए से लेके जेड तक हमारा लेटर होता है। तो ये जेड कोई एक लेटर हम लोग यूज करते हैं, एक प्रीफिक्स लेटर पहले। इसके बाद जो है फिर हम लोग एक सेकंड में भी फिर हम लोग एक लेटर ही यूज करते हैं, जो कि डिनोट करता है टाइप्स ऑफ कवरिंग का, है ना। इसमें भी क्या यूज करते हैं, कोई एक लेटर, अल्फाबेटिक लेटर यूज करते हैं। इसके बाद जो है थर्ड स्टेप में जो इसका होता है कि एक नंबर इस्तेमाल करते हैं, जो कि कितना डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का नंबर होता है। और फिर फाइनली जो है तो ये कुछ सफिक्स डालते हैं। ये सफिक्स जो है ये भी वन और मोर लेटर, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लेटर होगा या 2 लेटर होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब वन या मोर लेटर हम लोग लास्ट में एक सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो क्या इंडिकेट करता है, उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो आईएसओ डिजाइनेशन है वेल्डेड जॉइंट का, वो हमारा उसका जो कोडिंग का जो बेसिस है वो बेसिकली ये 4 स्टेप में, उसमें से फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में हम लोग लेटर यूज करते हैं कोई भी। फर्स्ट लेटर एक ऐसे ही प्रीफिक्स लेटर होता है जो एक सिंपल इंफॉर्मेशन देता है वेल्डेड जॉइंट के लिए, और सेकेंड लेटर जो होता है उसका टाइप्स ऑफ कवरिंग के ऊपर देता है, यानी कि किस तरह का हम लोग उसमें कवरिंग के लिए जो वेल्डिंग जॉइंट में यूज करते हैं वो क्या है, फ्लक्स यूज करते हैं। कवरिंग मतलब क्या हो गया कि ये किसी बाहरी एटमॉस्फेरिक गैसेज वगैरह से जो प्रोटेक्ट करता है वेल्ड बीड को, उसी यही हो गया कवरिंग। तो कवरिंग के रूप में हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं जॉइंट बनाने के लिए। तो सेकेंड लेटर बेसिकली जो इनडायरेक्टली रूप से क्या है, वो एक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर 4 डिजिट का नंबर होता है बीच में, ये चारों डिजिट का नंबर भी अपना अपना, हर एक डिजिट जो है वो कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। और चौथा जो हो गया लास्ट में, फिर से हम लोग लेटर यूज करते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक लेटर यूज करते हैं, जो उस वेल्डिंग ज्वाइंट के कुछ स्पेशल, मतलब जो खास कैरेक्टरिस्टिक है ना। वेल्डेड ज्वाइंट तो बोलते ढेर सारा, जितना भी अभी तक हम वेल्डेड ज्वाइंट है सबका मुख्य पर्पस क्या है कि वो ज्वाइंट ही बनाता है। लेकिन हर टाइप के ज्वाइंट का जो प्रॉपर्टीज होती है वो सब अलग होता है। कोई बहुत ही प्रिसाइज होता है, तो कोई रफ बिल्डिंग होता है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसके डिजाइनेशन को समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा ER4312HJX। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रीफिक्स में भी 2 लेटर यूज हो रहा है, E और R, फिर 4 डिजिट का नंबर यूज हो रहा है, और फिर जा करके यहाँ पर एक या एक से अधिक यहाँ पर फिर से सफिक्स में भी लेटर यूज हो रहा है। तो जैसे कि सबसे पहला जो लेटर यहाँ पर क्या है, ई है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन बताता है बेसिकली कि जैसे हम लोग कोई
मान लेते हैं कि आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं, तो आर्क वेल्डिंग में जैसे अब जो जरूरत होता है इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोड को हम किस मेथड से बनाए हैं, तो जैसे यहाँ पर ई दिया हुआ है, तो ई सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन एक हमारा क्या है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में बेसिकली हम बिना मेटल को पिघलाए हुए उसको हम अंडर फोर्स के द्वारा जो है बेंडिंग, एक्सट्रूजन, फॉर्जिंग ये सब ऑपरेशन करके हम तैयार करते हैं। तो उसमें ई जो सिंबल यूज हो रहा है एक्सट्रूजन के लिए, यही एफ रहता तो इसी को फॉर्जिंग कहते हैं, है ना। आर रहता रोलिंग हो गया। इस तरह से हम इलेक्ट्रोड जिस भी प्रोसेस से हम बनाते हैं तो वो यहाँ पर सिंबॉलिक एक यूज करते हैं। तो एक्सट्रूजन इज यूज टू मेक द इलेक्ट्रोड, ये फर्स्ट लेटर ई जो है वो बता रहा है। सेकेंड लेटर जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा फ्लक्स को बताता है, यानी कि टाइप्स ऑफ कवरिंग को। तो फ्लक्स कौन सा यूज कर रहे हैं, तो फ्लक्स के लिए यहाँ पर हमारा जनरली 4 हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लक्स भी इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंबल है, अगर हम एसिडिक फ्लक्स का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ए सिंबल यूज करेंगे। अगर कोई बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हम बी सिंबल यूज करेंगे। अगर रूटाइल फ्लक्स है वो उसके लिए आर यूज करेंगे। अगर सेल्यूलोज है तो उसके लिए फिर हम सी यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आर है, तो आर यहाँ पर क्या है, ये रूटाइल फ्लक्स मतलब हो गया कि ये जो ज्वाइंट है इसमें फ्लक्स के रूप में हम इस रूटाइल का यूज करते हैं। ये भी ऐसे भी ये क्या है, जनरल पर्पस का फ्लक्स है ना। काफी थिक कोटिंग देता है और अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी देता है, गुड कवरिंग देता है। तो रूटाइल्स यहाँ पर क्या है, आर सिंबल फ्लक्स को के रूप में, यानी इसमें आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लक्स के रूप में हम रूटाइल्स का यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है जो 4312। तो इसमें कहता है कि जो ये कोड नंबर 4 डिजिट का है उसमें से पहला 2 डिजिट जो है वो हमें क्या देता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्ड डिपॉजिट। यानी कि जो हम लोग यहाँ पर 2 प्लेट को अगर हम ज्वाइंट किए हैं और इस दोनों ही प्लेट के बीच में जो है ये वेल्ड बीड का अगर फॉर्मेशन हुआ है तो इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या हो गया कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, हार्डनेस क्या है, उसकी टफनेस क्या है, डक्टिलिटी है ना, मेलिएबिलिटी, ये सब जो टोटल प्रॉपर्टीज है वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये पहला 2 जो डिजिट है 4 और 3 ये किसको बताता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसका, तो जो हमारा यहाँ पर वेल्ड डिपॉजिट हो गया यानी कि वेल्ड बीड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। जबकि यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट जो 1 और 2 है ये हमें बताता है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कवरिंग। जो कवरिंग हुआ है ना, उसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हम मतलब अलग अलग टाइप का फ्लक्स यूज करते हैं तो अलग टाइप के फ्लक्स के लिए हमारा वेल्डिंग का पोजीशन अलग अलग होता है। तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो हमें वही बताता है कि कवरिंग का जो हम कवरिंग किए हैं, फ्लक्स किए हैं, तो उससे क्या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है। तो इस तरह से हम समझ गए कि यहाँ 4 डिजिट में 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बताती है और लास्ट का 2 डिजिट जो है उसका जो कवरिंग का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट 2 लेटर में पहला है 4 और 3, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ज्वाइंट का बताएगा। उसमें से ये 4 जो है वो 4 उसका यील्ड स्ट्रेंथ हुआ। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब वो पॉइंट होता है कि जिसके बियॉन्ड अगर हम लोग स्ट्रेस लगा दे तो वो वेल्डिंग जो है टूट जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का फेल्योर पॉइंट होता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ या उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो फर्स्ट लेटर ये भी यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों ही क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये 4 जो सिंबल है वो उसका यही स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जबकि सेकंड जो इसमें 3 यूज कर रहे हैं ये बेसिकली परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। ठीक है,
तो कितना परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, जितना हायर वैल्यू होगा, 4 यहाँ पर 3 है, 4 5 6, मतलब उतनी ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्या है उसका इलोंगेशन है, मतलब वो इलोंगेट हो सकता है, यानी उसमें उतनी ही ज्यादा डक्टिलिटी का गुण होगा। ठीक है। थर्ड लेटर जो है, थर्ड नंबर जो है वो है 1। 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है वेल्डिंग पोजीशन। वेल्डिंग पोजीशन क्या हो गया, तो वेल्डिंग पोजीशन हो गया कि जो हम लोग दो प्लेट को ज्वाइंट कर रहे हैं और इसके लिए जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हम किस एंगल पे यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे इसको झुका के रखते हैं, तो यही थीटा एंगल इसका क्या हो गया, वेल्डिंग पोजीशन हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो है कुछ टेबल के फॉर्म में वेल्डिंग पोजीशन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यह है वेल्डिंग पोजीशन कि मतलब कहता है कि द एंगल विच द वेल्ड रूट मेक विथ द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड द वेल्ड स्लोप, है ना। मतलब जैसे जो हम लोग यहाँ पर वेल्ड बनाते हैं, वेल्ड बिड हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो यहाँ पर जो और रूट जो है, वेल्ड का रूट, यहाँ तो ऐसे फ्लैट प्लेट हो गया, इसको फ्लैट प्लेट नहीं, इसको पहले एज प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि जनरली हम लोग इस तरह से एज का प्रिपरेशन करते हैं, है ना, यहाँ पर एज का प्रिपरेशन करते हैं और तब जा करके यहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं। तो ये जो वेल्ड रूट है, ये नीचे बॉटम जो पार्ट है, इसी को हम कहते हैं कि वेल्ड रूट। तो ये वेल्ड रूट जो है, जितना यहाँ पर हॉरिजेंटल से, यानी कि ये यहाँ पर ये एंगल बना रहा है, ये वेल्ड रूट जो है ये एंगल बना रहा है, तो ये जो हॉरिजेंटल का इसका पोजीशन है, इसको हम कहते हैं वेल्ड स्लोप। ठीक है, और एंड बाय ड्राइंग नॉर्मल ओवर द बीड एंगल दिस लाइन मेक विद द वर्टिकल इज कॉल्ड वेल्ड पोजीशन। और ही अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रोड के रूप में अगर हम लोग यूज करें, है ना, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं और ये हमारा जो परफॉर्मेंस, मतलब जितना एंगल ये झुकता है, वो उसका वेल्ड पोजीशन हो गया। तो जैसे अगर कोई फ्लैट वेल्डिंग है, वेल्ड पोजीशन अगर फ्लैट है तो उसको एफ सिंबल से यूज करते हैं, तो उसमें एंगल 0 से 5 डिग्री उसकी स्लोप होती है और 0 से 10 डिग्री रोटेशन होता है। हॉरिजेंटल के लिए एच सिंबल, जिसमें 0 से 5 डिग्री स्लोप, 30 से 90 डिग्री रोटेशन। ठीक है, इस तरह से सब वर्टिकल, डाउन हेड, ओवर हेड। डाउन हेड मतलब हो गया कि हमारा हेड जो है ऊपर है, हमारा हेड क्या है, ऊपर है और वेल्डिंग नीचे हो रहा है। ओवर हेड मतलब हो गया कि हमारा हेड नीचे है और वेल्डिंग हम लोग, जैसे कि नीचे कोई भी व्यक्ति मतलब चादर बिछा के यहाँ सो जाता है और ऊपर वेल्डिंग करते रहता है, तो वो ओवर हेड का एक तरह से पोजीशन हुआ। तो ये सब क्या है, वेल्डिंग पोजीशन। तो यहाँ पर जो लेटर है 4 डिजिट में, उसमें जो थर्ड, सॉरी 4 डिजिट का जो नंबर है, उसमें जो थर्ड नंबर है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि इसको वेल्डिंग पोजीशन को बता रहा है ना। इसके बाद जो है लास्ट जो हमारा यहाँ पर नंबर है जो कि 2 यूज हो रहा है, वो हमारा बताता है वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज सेटिंग को, कि हमारा वेल्डिंग में करंट और वोल्टेज की क्या स्थिति है, उसको ये लास्ट वाला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरह से 4 डिजिट का नंबर हो गया। फिर हमारा अब जो उसके बाद कुछ 1 या मोर सफिक्स यूज करते हैं, तो जैसे अगर यहाँ पर HJX है, तो H यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड। ठीक है, J जो है ये आयरन पाउडर्ड इलेक्ट्रोड, X जो है रेडियोग्राफिक क्वालिटी ऑफ वेल्ड, वेल्ड का जो रेडियोग्राफिक क्वालिटी, क्योंकि कोई भी वेल्डिंग करने के बाद अगर हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं तो बहुत सारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है, जिसमें रेडियोग्राफिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, और भी बहुत सारा मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है। तो उससे हम लोग वेल्ड की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो बाद वाला जो सफिक्स है वो सब अपना अलग अलग जो इसमें लेटर यूज होगा, वो उसका अपना अलग अलग जो है बताएगा।
प्रॉपर्टीज के बारे में वो बताएगा, कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा। तो ये था इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल्डिंग का, कैसे क्या क्या। फर्स्ट पहले 2 लेटर होगा, फिर 4 डिजिट का नंबर होगा, और उसके बाद फिर अपना 1 या 1 से अधिक लेटर होगा, और सबकी क्या क्या कौन लेटर क्या बता रहा है वो हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में, कि अब ज्वाइंट का कौन कौन सा टाइप्स होता है। ठीक है, उसमें से पहला है बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट हम लोग कहते हैं कि जब 2 प्लेट को हम लोग इंड टू इंड, हम लोग क्या कैसे जोड़ते हैं, इंड टू इंड, मतलब एक प्लेट का इंड इधर आया, दूसरा प्लेट का इंड इधर आया, और दोनों के बीच में अगर वेल्डिंग हो गया, तो इंड टू इंड अगर ज्वाइंट होता है तो इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं बट वेल्ड। ठीक है, तो बट वेल्ड जो है यहाँ पर एंगल जो यूज होता है वो 135 से 180 डिग्री, जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये हमारा वेल्ड बिट का ये कर्वेचर है, और ये लगभग 135 से ले ऊपर और 180 तक का अगर इस तरह का वेल्डिंग होता है, मतलब ये प्लेट थोड़ा सा अगर झुक भी गया, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये वेल्ड बिट जो है अगर थोड़ा सा और ऐसे भी हो गया, तो मतलब जो भी एंगल यहाँ पर फॉर्म करेगा 135 से लेके 180 के रेंज में, तो वो सब के सब जो है बट वेल्ट के अंदर ही आएगा। दूसरा है लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट में क्या होता है कि एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट होता है, यानी एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट को हम लोग ओवरलैप कर देते हैं, और इस तब जो हम लोग इसकी ज्वाइंट कर देते हैं, दोनों ही प्लेट को पहले ओवरलैप करके और दोनों को ही क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग लैप ज्वाइंट, या इसी को नाम हम कहते हैं फिलेट ज्वाइंट। ठीक है, दोनों जो है इसी का नाम है, लैप ज्वाइंट और फिलेट ज्वाइंट, जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर में ओवरलैप करता है और उसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। अगर इसके एक ही साइड ज्वाइंट करेंगे तो इसको सिंगल लैप ज्वाइंट बोलेंगे, इसके अगर दोनों साइड अगर यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे तो इसको हम लोग डबल लैप या फिलेट, डबल फिलेट ज्वाइंट इसको बोलते हैं। तो लैप ज्वाइंट में जो एंगल होता है यहाँ पर कितना होता है, 0 से 5 डिग्री तक, है ना। तो ये सब जो है लैप ज्वाइंट का, यहाँ जैसे कि यहाँ पर ये जो लैप ज्वाइंट बना हुआ है ये लैप ज्वाइंट हो गया, ये भी लैप ज्वाइंट हो गया। तो ये लैप, जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप करता है। टी ज्वाइंट, टी ज्वाइंट में सिंपल सा चीज है कि ये टी जैसा शेप बनाएगा, जैसे ये क्या है, एक टी जैसा शेप बनाया है, लगभग 5 से 90 डिग्री तक इसका एंगल होता है। एज ज्वाइंट मतलब एज टू एज, है ना, उसका एज टू एज, जैसे ये ज्वाइंट हमारा क्या है, एज टू एज, ये भी ज्वाइंट क्या है, एज टू एज, मतलब एक कोई भी 2 प्लेट का एक साइड, कोई भी एक साइड जो है दूसरे प्लेट के किसी एक साइड से मतलब दोनों ज्वाइंट होती है, तो वो एज ज्वाइंट कहलाता है। इसमें एंगल जनरली 30 से 135 डिग्री तक वेरी करता है। कॉर्नर ज्वाइंट, नाम से ही है कि कॉर्नर टू कॉर्नर, एक प्लेट का कॉर्नर दूसरे प्लेट के कॉर्नर से, जैसे कि ये वाला ये ज्वाइंट क्या है, कॉर्नर ज्वाइंट है, जिसमें एक प्लेट का जो टॉप कॉर्नर है उसमें दूसरे प्लेट का जो एक साइड का कॉर्नर है, दोनों को रख के और हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट क्रिएट कर देते हैं, तो ये कहलाता है कॉर्नर ज्वाइंट, जिसमें 5 से 30 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद है क्रूसीफॉर्म ज्वाइंट। क्रूसीफॉर्म ज्वाइंट जो इस तरह का, एक तरह से प्लस साइन का जैसा प्लस होता है, ये वाला अगर हम लोग ज्वाइंट बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है, क्रूसीफॉर्म ज्वाइंट। तो ये डिफरेंट टाइप का क्या था, ज्वाइंट था, है ना। इसके बाद हम लोग अब आते हैं नोमेनक्लेचर फॉर एज प्रिपरेशन, कि जैसे कोई भी वेल्डिंग को हम लोग बनाने के लिए हम उसका क्या करते हैं, एज प्रिपरेशन करके अगर हम उसको वेल्ड करते हैं तो फिर हमारा वो ज्यादा अच्छा मतलब वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर मतलब नाम जानना है, कि देखिए यहाँ पर 2 प्लेट है हमारा,
और इसमें भी बॉटम हिस्सा से कुछ सर्टेन हाइट तक, क्योंकि जब बहुत थिक होगा, यहाँ पर क्या होगा, थिक प्लेट होगा, तब हम लोग ये सब काम करते हैं। ठीक है, थिन प्लेट तो ऐसे ही पतला होता है तो उस सब में ये सब बनाने की जरूरत नहीं होती है। जो थिक प्लेट होता है तो उसका जो बॉटम हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं रूट। और इसमें जो फेस यूज हो रहा है, मतलब इसमें यहाँ का जो इसका फेस है रूट का, ये कहलाता है रूट फेस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम एज प्रिपरेशन के लिए कुछ भी टाइप का यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब ग्रूव काटते हैं। तो जितना ये भी टाइप का ग्रूव काटते हैं, ये दोनों का ही एंगल जो है कहलाएगा ग्रूव एंगल। जैसे एक भी टाइप का ज्वाइंट प्रिपरेशन किए थे, ये जितना ये एंगल बनाएगा इसी को हम लोग कहेंगे ग्रूव एंगल। ठीक है, और एज जो है वो रूट है हमारा ये पार्ट, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ करें, इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा एज का, जहाँ पर वेल्ड होना है, यानी कि या तो हम इसको ग्रूव फेस कहते हैं। ग्रूव एंगल बनाने वाला जो फेस होगा वो ग्रूव फेस कहलाएगा। और इस ग्रूव फेस को जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है तो इसको हम लोग ज्वाइंट एंगल कहते हैं। बस इसमें क्या करना है, नाम याद रखना है। ठीक है, तो वही है कि ये जो नॉमेनक्लेचर है कि जब वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करने जाते हैं तो पहले एज का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। उसमें से हम लोग इंसिडेंट एंगल के साथ रूट फेस, रूट गैप, है ना, मतलब ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्लेट थिकनेस। तो प्लेट कैन बी टैक वेल्डेड। टैक वेल्डेड क्या है, तो टैक वेल्डेड होता है कि हम लोग इनिशियली क्या करते हैं कि अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से, अब ये सब एज उज तो पूरा बना दिए हैं, तो अब बना दिए हैं तो अब जब वेल्डिंग करने जाएंगे तो हो सकता है कि किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण अगर ये इधर कहीं कहीं इधर स्लाइड हो गया या इधर उधर हो गया तो फिर वेल्डिंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो टक वेल्ड मतलब होता है कि कहीं पर एक पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा मतलब हल्का सा एक वेल्डिंग कर देते हैं, यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर या रूट पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं कि पहले एक छोटा सा वेल्डिंग कर देते हैं कि अब ये दोनों प्लेट जो है वो अपने जगह पे स्थिर रहेगा, अब ये इधर उधर नहीं भागेगा। मतलब पूरा का पूरा वेल्ड नहीं किए हैं, जस्ट एक क्या कर दिए, किसी एक पॉइंट पर दोनों को टैक कर दिए, मतलब थोड़ा सा वेल्ड करके इसको पहले हम लोग पोजीशन फिक्स कर दिए। थोड़ा सा जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसी को हम कहते हैं टैक वेल्ड। तो ये हमारा करते किस लिए, तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है ना, या फिर वेल्डिंग के दौरान ये इधर उधर ना हो उसके लिए हम कोई प्रिवेंट मूवमेंट, इसकी मूवमेंट ना हो प्लेट के बीच में, उसके लिए हम टैक वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये था नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग आते हैं वेल्डिंग सिंबल के ऊपर। बहुत कुछ सिंबल्स होता है जिसको हम लोग बाय वेल्डिंग के में यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है बट वेल्ड बिटवीन फ्लेंज प्लेट, है ना। फ्लेंज मतलब ये हो गया कि दो प्लेट है, इसको हम वेल्ड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट जो है इसके एज पॉइंट को नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हम लोग एक तरह का फ्लेंज निकाल देते हैं ऊपर में। और दूसरा भी प्लेट है, इसमें भी हम लोग यहाँ पर फ्लेंज निकाल देते हैं, है ना। और इसी फ्लेंजे को हम लोग वेल्ड कर देते हैं। ये इसको अगर कोई वैसा ज्वाइंट होता है जहां पर, अब जैसे मान लीजिए दो गो पाइपे है, यहाँ पर दो पाइप है और इस दोनों पाइप को अगर हमको वेल्ड करना है, तो अब अगर हम लोग डायरेक्ट इसके एज पर और इसके एज पर अगर वेल्डिंग मारेंगे तो यहाँ पर वेल्ड के कारण दोनों का एज खराब होगा, सेटिंग ठीक से नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा पहले एक फ्लेंज बना देते हैं। मतलब हो गया कि इसके एंड पॉइंट पर फ्लेंज बना दिए, इसके भी एंड पॉइंट पर फ्लेंज बना दिए, और इस फ्लेंज को हम लोग क्या कर देते हैं, चारों साइड से वेल्ड कर देते हैं। और ये पाइप के लिए स्पेस छोड़ देते हैं ताकि जो भी वाटर ऑयल है वो आसानी से एक पाइप से दूसरे पाइप में यहाँ से ट्रैवल कर सके। तो कहीं कहीं अगर इस प्रकार की अगर हमें जरूरत होती है तो वही हो गया, फ्लेंज प्लेट के साथ हम लोग वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसमें फ्लेंज को जो है वेल्ड करके इसका सिंबल जो है कुछ इस तरह का यूज करते हैं।
स्क्वायर बट वेल्ड जो है, बट वेल्ड जैसा बता ही दिए कि इंड टू इंड ज्वाइंट होता है। अगर यहाँ पर वेल्ड विद ऑलमोस्ट अगर स्क्वायर शेप का है तो स्क्वायर बट वेल्ड हो गया। अगर बट वेल्ड में यहाँ पर शेप अगर भी टाइप का है तो यहाँ पर ये कहलाएगा सिंगल भी वेल्ड बट वेल्ड। ठीक है। बेवेल, बेवेल में होता है कि ये एक साइड अगर पूरा वर्टिकल लाइन होगा और दूसरा साइड इंक्लाइन लाइन होगा, यानी कि ये वाला अगर वेल्ड करते हैं तो इसको बेवेल वे बट वेल। बट मतलब ये हो गया इंड टू इंड, तो ये बट हो गया। अब उसमें बेवेल शेप का है तो बेवेल वेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उसका सबका सिंबॉलिक फॉर्म है। इसके बाद है सिंगल भी वेल्ड बट वेल्ड विथ ब्रॉड रूट फेस। अगर रूट फेस बड़ा हो, ठीक है, जैसे अभी हम लोग अभी ऊपर का एग्जांपल देखे हैं कि यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में यहाँ पर क्या है, प्लेट थिक है और रूट भी है यहाँ पर, और रूट में के बीच में गैप भी है। तो ये भी इस तरह ये टाइप का जो अगर एज प्रिपरेशन है और इस टाइप का जो वेल्डिंग हो गया वो यही हो गया कि मतलब ये वाला सिंगल बेवेल। हाँ, सिंगल बेवेल, अगर बेवेल शेप का है तो बेवेल हो जाएगा और ब्रॉड रूट फेस हो जाएगा। या फिर सिंगल भी शेप का है तो ये सिंगल भी वेल्ड हो गया और ब्रॉड उसका रूट फेस हो गया। यहाँ पर हम लोग इसी तरह का यहाँ ज्वाइंट मतलब बनाए थे, तो सिंबल भी उसका ये एज ए वाई के तरह होता है। ये हो गया सिंगल बट वेल्ड, जो एक ही मतलब दोनों प्लेट को एक ही मतलब इंड पर अगर हम लोग बट वेल्ड करते हैं तो सिंगल बट वेल्ड हो गया। एज ए जे जे बट वेल्ड, सिंगल जे बट वेल्ड, तो ये एज ए एक तरह से ये सिंबल हो गया कि जो लगभग एक जे टाइप का दिखता है। इसके बाद बैकिंग और सीलिंग रन। अब बैकिंग और सीलिंग रन क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि प्लेट ठीक होने से, जैसे यहाँ पर प्लेट ठीक है और इस दोनों को हमें ज्वाइंट करना है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग यहाँ पर पिघला के अगर हम लोग इस गैप को फिल करेंगे तो ये क्या होगा कि हो सकता है कि ये इसके बॉटम पार्ट से नीचे गिर जाए। तो ऐसा न हो तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बैकिंग प्लेट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्या लगा देते हैं, एक बैकिंग प्लेट लगा देते हैं। तो बैकिंग प्लेट का काम है, बैकिंग प्लेट के रूप में जनरली कॉपर या सेरामिक्स का यूज किया जाता है ना, क्योंकि ये जो कॉपर या सेरामिक्स होता है यहाँ पर ये आसानी से हटाया जा सकता है। तो ये बैकअप के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, डाल दिए। तो अब क्या हो गया कि जो भी मोल्टेन यहाँ से पिघल रहा है तो वो इस पे ही डिपॉजिट हो करके और फिर ये नीचे अब नहीं गिर रहा है, यानी कि हमारा वेल्ड मेटल का सेविंग होता है और ये अपना सॉलिडिफाई हो करके ज्वाइंट बनाता है। तो ये कब होता है, जब हमारा वेल्ड गैप ज्यादा हो तो हम लोग बैकिंग या सीलिंग टाइप का नीचे से प्लेट लगाते हैं ताकि वेल्ड मेटल जो है वो हमारा नीचे न गिर जाए। तो उसका कुछ सिंबॉलिक फॉर्म जो है ये इस तरह का होता है बैकिंग प्लेट के साथ। फिलेट वेल्ड बता ही दिए, जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप करता है और वो ज्वाइंट बनाता है। तो इसको एज ए ट्रायंगल शेप से, है ना, ये क्या है, ट्रायंगल के जैसा शेप होता है, तो वो फिलेट वेल्ड हो गया। अगला है प्लग वेल्ड। प्लग वेल्ड किसको कहते हैं, कभी कभी हमको क्या होता है कि जैसे ये हमारा प्लेट है और यहाँ पर हम लोग जो है एक सर्कुलर होल बनाए हुए। अब मान लीजिए कि ये होता क्या है कि अभी अब होल अगर मान लीजिए ज्यादा बड़ा बन गया, मतलब होल का साइज बड़ा हो गया, है ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि अब इसका साइज तो बड़ा हो गया, प्लेट तो अब फेंकना पड़ जाएगा या ये यूजलेस हो जाएगा। तो उसको हम यूज में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके इंटरनल सरफेस के ऊपर हम लोग वेल्ड मेटल का डिपोजिशन करते हैं, है ना। वेल्ड मेटल का डिपोजिशन किए यहाँ पर, तो उसका क्या हो गया कि जो यहाँ होल का साइज है वो घट गया, मतलब जितना हमको चाहिए था उतना हमको मिल गया। तो इस तरह का वेल्ड को ही हम लोग कहते हैं प्लग वेल्ड। प्लग वेल्ड मतलब हो गया कि कोई एग्जिस्टिंग होल, या तो सर्कुलर हो या इलोंगेटेड होल हो या कंप्लीटली फील्ड हो, तो कोई भी एक ऐसा पहले से उसमें बना हुआ है
होल वगैरह बना हुआ है और उसके अंदर में जा करके कि उस सर्कुलर होल के अंदर या कोई एक कट बना हुआ है उसके अंदर अगर हम लोग जाके वेल्ड करते हैं तो वो कहलाता है प्लग वेल्ड। ठीक है। अब स्पॉट वेल्ड, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पढ़े थे स्पॉट, प्रोजेक्शन, सीम वेल्ड, तो यहाँ पर स्पॉट वेल्ड जो है वो यहाँ रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, तो उसके लिए जनरली सिंबल ये इस तरह का एक सर्कल टाइप का यूज करते हैं। वही सीम वेल्डिंग में जहाँ पर इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग व्हील का इस्तेमाल करते थे, है ना, और ये व्हील जो है वो आगे की ओर रोटेट करते हुए ज्वाइंट करते जाता था, है ना। तो ये सीम वेल्ड के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं कि एक सर्कल में दो लाइन जो है इस तरह का ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है फ्लैट सिंगल भी वेल्ड बट वेल्ड। अब ये मतलब हो गया कि यहाँ टॉप पार्ट क्या है, पूरा फ्लैट है ना, और यहाँ पर भी शेप का बट है, तो ये सिंबल हो गया भी, ऊपर से इसे फ्लैट टाइप का एक लाइन खींच दिए। कॉन्वेक्स डबल भी वेल्ट, अब इसका जो सरफेस है ये एज ए कि यहाँ पर क्या है, एक कॉन्वेक्स टाइप का है ना, और ये डबल भी है क्योंकि एक भी ये हो गया और दूसरा भी ये हो गया, तो इसका सिंबल इस तरह से यहाँ पर एक एक्स के टाइप से बन जाता है और इसके ऊपर भी हम लोग कॉन्वेक्स, नीचे भी कॉन्वेक्स। कॉनकेव फिलेट वेल्ड, तो ये देखो फिलेट तो ये हो गया कि ओवरलैप किया तो लैप जॉइंट या फिलेट जॉइंट हो गया। अब यहाँ पर अगर शेप यहाँ कॉनकेव टाइप का है, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल प्योर बनाए लेकिन यहाँ का कर्व थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिए, तो ये कॉनकेव फिलेट वेल्ड हो गया। उसके बाद है फ्लैट सिंगल भी वेल्ट विथ फ्लैट बैकिंग रन। अब बैकिंग रन भी अगर हम लोग फ्लैट देते हैं तो नीचे एक लाइन दे देंगे, और ये तो हो गया बैकिंग रन का सिंबल, और ये हमारा भी ज्वाइंट हो गया और ये फ्लैट का हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह का सिंबल दे देता है और पूछ देता है कि ये किस तरह का वेल्ड है, और ऑप्शन में दो चार गो दे देगा, तो फिर वहां पर हम लोग इस सिंबल को अपना दिमाग में याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ द सिंबल तो उसका नाम से ही क्लियर हो जाता है और उसका शेप तो जनरली उसका डिस्क्रिप्शन में ही दे देता है। तो इस तरह से वेल्डिंग सिंबल हो गया। तो हम लोग आज जो है वेल्डिंग डिजाइनेशन सीख लिए, है ना, उसके बाद जो है उसका नॉमेनक्लेचर देख लिए, वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में पढ़ लिए।